हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखा था कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और आइसोमेरिज्म के प्रभाव से किसी कंपाउंड के अचानक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे बदल सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रकार के आइसोमेरिज्म होती हैं उनमें धीरे धीरे अब आगे की सीरीज में हर एक आइसोमेरिज्म का उस पर परिचर्चा की जाएगी, उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। बेसिकली आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो यौगिक होगा, कोई कार्बनिक यौगिक होगा, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसको कैटेगराइज किया गया है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोई हमारे पास कार्बनिक यौगिक है और उसका स्पेस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, सिमेट्रिसिटी उसकी देखते हुए उसको दूसरे कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चैन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं चैन आइसोमेरिज्म क्या होगा। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म को चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसकी हिंदी एक बार बता दें, श्रृंखला। श्रृंखला अथवा नाभिक समन्वयता। श्रृंखला अथवा नाभिक समन्वयता, इसके बारे में आइए चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है, आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था, लेकिन फिर से एक बार समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। कि कोई कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला वही रहे और उसका स्ट्रक्चर बार बार बदल जाए, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। क्लियर? तो जैसे आपके पास एक कंपाउंड है C4H10। क्लियर? अभी आपके पास एक कंपाउंड है, इसको देखो आप कैसे लिखना चाहोगे। ऐसे लिखा जा सकता है CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से भी इसको कुछ लिखा जा सकता है। क्लियर? और इसका अगर आईपीसी नेम की बात की जाएगी तो 2-methyl प्रोपेन। और इसको क्या बोला जा सकता है, आइसोब्यूटेन भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, आइसोब्यूटेन भी कॉमन नेम हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं। देखो यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। क्लियर? देखिए आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, लेकिन इसकी चेन जो है बदल रही है। चेन यहाँ पर मेन चेन में 4 कार्बन है और यहाँ पर मेन चेन में 3 ही कार्बन है आपके पास, तो इसकी चेन जो है बदल गई। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम हो और उसके इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखे जाए कि उसके चेन में जो है परिवर्तन आ जाए, चेन जो इसको चेंज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर होगा। देख लीजिए यहाँ पर 4 कार्बन है उसकी मेन चेन में और यहाँ पर उसकी मेन चेन में 3 कार्बन है। और ये बात आप याद रखिएगा, 2 आइसोमर के कभी आईयूपीएसी नेम सेम नहीं हो सकते हैं। अगर आप कोई आइसोमर बना रहे हैं और आपका आइसोमर उसका सही है या गलत है, अगर आप कोई आइसोमर बना रहे हैं और वो आइसोमर सही है या गलत है, तो उसका सबसे आसानी से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी आपने आइसोमर बनाए हैं उनके आप आईयूपीएसी नेम लिखिए।
उनके आईयूपीएसी नेम लिखे। अगर आईयूपीएसी नेम सेम आ ना तो समझ लीजिए कि आपने आइसोमर गलत बनाया, वो आइसोमर नहीं होगा। फिर दो आइसोमर के आईयूपीएसी नेम हमेशा अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दोनों आइसोमर हैं, इनके आईयूपीएसी नेम हमने लिखने की कोशिश की, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका क्या नेम हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। एक अगला कंपाउंड एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे हमने अगला कंपाउंड ले लिया C5H12। इसको देखो आप किस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये क्या है? आपका पेंटेन है। क्लियर? ठीक। और इसी को अब कैसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देख लीजिए, तब भी इसमें कार्बन 5 होंगे और हाइड्रोजन 12 होंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और 3 and 2 5 and 6 and 3 9 and 3 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और 3 3 3 and 3 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर? अब अगर इनके आईयूपीएसी नेम की बात की जाए, इसका नेम क्या होगा? इसका नेम आईयूपीएसी हो जाएगा भाई 1 2 3। इसका क्या नाम हो जाएगा? 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियोप्रोपेन हो जाएगा, सॉरी नियोपेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? कॉमन नेम नियोपेंटेन हो जाएगा। और अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। अब आप तीनों स्ट्रक्चर को देख लीजिए। पहली चीज, तीनों के नेम अलग आ रहे हैं, और दूसरी चीज कि तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सब में 5 ही कार्बन है और 12 ही हाइड्रोजन है। और तीसरी सबसे अहम बात, ये चेन आइसोमर है या नहीं, इसमें कैसे पहचान की जाएगी? देखिए, यहाँ पर मेन चेन में 5 कार्बन है, यहाँ पर मेन चेन में 4 कार्बन है, और यहाँ पर मेन चेन में सिर्फ 3 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, चेन आइसोमर को हम इस प्रकार समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो। और उन मॉलिक्यूलर फार्मूले के स्ट्रक्चर में इस प्रकार डिजाइन करें, इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाएं कि उसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन हर बार क्या हो? डिफरेंट हो। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? डिफरेंट हो। अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली चेन आइसोमर होंगे। चेन आइसोमर, और उनका अदर नेम क्या होता है? न्यूक्लियर आइसोमर भी बोला जाता है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया गया है? सिलेक्ट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स अमंग द फॉलोइंग। अब आपको आपके सामने 8 स्ट्रक्चर बना के दिए गए हैं, और 8 स्ट्रक्चर में आपको ये बताना है कौन किसका चेन आइसोमर होगा। क्लियर? अब चेन आइसोमर में एक बात और आपको याद रखना है, चेन आइसोमर कभी सेलेक्ट हमको करने को आ जाए। देखिए, चेन आइसोमर जैसे अगर कोई हमारे पास एल्केन कैटेगरी का है तो जो चेन आइसोमर उसका होगा वो एल्केन ही होगा। ऐसा नहीं कि उसका एल्काइन चेन आइसोमर हो सकता, नहीं, कभी नहीं। अगर एल्केन है तो एल्केन का आइसोमर एल्केन ही होगा। अगर एल्कीन है तो एल्कीन का चेन आइसोमर एल्कीन ही होगा, और अगर एल्काइन है तो एल्काइन का आइसोमर चेन आइसोमर एल्काइन ही होगा। क्लियर? मतलब उसका किसी तरीके से फंक्शन नहीं आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आ रही होगी। जैसे आपके सामने पहला स्ट्रक्चर दिया गया है, अब आपके पास से पहला, इसमें सबसे पहली बात तो ये हमको ये दिखाई दे रहा है कि
ये एल्केन कैटेगरी का है, ना यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ना सिंगल बॉन्ड है, और ना ये साइक्लो कंपाउंड है। क्लियर है? ना ही किसी तरीके का साइक्लो कंपाउंड है, और कोई कंपाउंड साइक्लो रहेगा तो उसका आइसोमर चेन आइसोमर साइक्लो ही होगा। अब आप बाकी सभी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जैसे यहाँ पर डुअल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डुअल बॉन्ड, ये साइक्लो कंपाउंड, ये भी साइक्लो, यहाँ पर डुअल बॉन्ड, यहाँ पर डुअल बॉन्ड। सिर्फ ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्केन, जिसमें सिंपल है, कहीं पर भी कोई डुअल बॉन्ड या साइक्लो कंपाउंड नहीं बना हुआ है। अब चेन आइसोमर है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि अब हम समझ गए कि हमको ए और एच को ही कंपेयर कराना है। यहाँ पर ए और बी को कंपेयर कराने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो नेचर में नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये मेन चेन में 5 कार्बन है, और टोटल इसके पास 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5, टोटल 7 कार्बन। इसके पास टोटल 7 कार्बन होने चाहिए। देखो इसके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर भी 7 कार्बन है, यहाँ पर भी 7 कार्बन है, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सारे सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर मेन चेन में 7 कार्बन है, वहाँ पर मेन चेन में 5 कार्बन है। ए में मेन चेन में 5 कार्बन है और एच में मेन चेन में 7 कार्बन है। देखिए मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज हो रहे हैं तभी तो चेन आइसोमर होगा। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि ए और एच यहाँ पर कहीं पर हम लोग लिखेंगे, ये इधर लिखते हैं इस बॉक्स में, ए और एच जो होंगे वो कैसे होंगे, चेन आइसोमर होंगे। कैसे होंगे, चेन आइसोमर। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मेन चेन में टोटल कार्बन इसके पास 7 है, टोटल कार्बन उसके पास भी 7 है। क्लियर? सारे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सारे सिंगल बॉन्ड वहाँ पर भी है। अब इसके पास मेन चेन में 5 कार्बन है और उसके पास मेन चेन में 7 कार्बन है। क्लियर? तो चेन आइसोमर होता ही यही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहे, लेकिन नंबर ऑफ मेन चेन कार्बन हमेशा चेंज होता रहे, तो हमारा क्या होगा, चेन आइसोमर होगा। क्लियर? तो ए और एच हो गया चेन आइसोमर। अब अगला हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अब हमारे पास ये बी वाला स्ट्रक्चर है। अब बी वाला स्ट्रक्चर आप किसी और स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश मत करिएगा, बी के जस्ट पड़ोस में, क्योंकि हमको देखना है जहां पर डुअल बॉन्ड हो, क्योंकि बी के पास डुअल बॉन्ड है। हालांकि डुअल बॉन्ड यहाँ भी है, ई पर भी और एफ भी है, लेकिन यहाँ पर ओ एच और ओ करके कैटेगरी, वहां पर वैसा कुछ नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए बी को और किसी से हम देख नहीं सकते, बी और सी को ही देखेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन यहाँ पर भी, टोटल 5 कार्बन वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डुअल बॉन्ड है, वहाँ पर भी डुअल बॉन्ड है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? बी और सी में भी देख लिया जाए, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन यहाँ पर मेन चेन में 4 कार्बन है बी वाले में, और सी वाले में मेन चेन में 5 कार्बन। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों बी और सी कैसे होंगे, चेन आइसोमर होंगे। कैसे होंगे, चेन आइसोमर। तो बी और सी हो गए आपस में चेन आइसोमर। क्लियर? अब हम अगला कंपाउंड देखेंगे, डी। अब डी कैसा है, साइक्लो कंपाउंड है, तो आपको देखते अनुमान लग गया होगा कि डी और जी को ही मैच करा सकते हैं। अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बाकी डी को और किसी से मैच करा ही नहीं सकते, क्योंकि डी जो है साइक्लो कंपाउंड है और जी जो है वो भी साइक्लो कंपाउंड है। चलिए देखते हैं। ये देखो एक मतलब साइक्लोहेक्सेन है, 1 2 3, ठीक, और एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और यहां पर भी साइक्लो ये कंपाउंड है, ठीक, और एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। अब यहां जी और एच में देख, जी और डी में देख लो, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ पर भी सेम है, वहां पर भी, ये भी साइक्लो कंपाउंड वो भी साइक्लो कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर इधर एक लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें 2 कार्बन लगे हुए हैं उस साइड। तो क्या है, उसकी चेन बदल रही है। क्या हो रही है, उसकी चेन बदल रही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, डी एंड जी, डी एंड जी। क्लियर? उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आपके पास दो कौन कौन से बच रहे हैं, ई बच रहा है और एफ बच रहा है। अब देखिए ई में, ई के कंपाउंड को स्ट्रक्चर काउंट करने की कोशिश करते हैं। ई में आपके पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4
और यहाँ पर 5, और यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे 1 2 3 4 और ये वाला 5। क्लियर। अब मेन चेन में यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 एंड सॉरी नंबरिंग गलत तरीके से होगी, इधर से नंबरिंग किधर से होगी, इस साइड से होगी। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कितने हैं मेन चेन में 1 2 3 एंड 4। क्लियर। यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है, यहाँ पर भी टोटल 5 कार्बन, लेकिन मेन चेन में यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर मेन चेन में 5 कार्बन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म यहाँ पर भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ई एंड इफ आपस में कैसे हैं, चेन आइसोमर है। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कौन कौन से इसमें कंपाउंड चेन आइसोमर होंगे। चेन आइसोमर में क्या होगा कि दो कंपाउंड चेन आइसोमर होंगे, उनका नेचर कभी भी नहीं बदल। अगर वो एल्केन है तो एल्केन ही रहेगा, एल्कीन है तो एल्कीन ही रहेगा, और एल्काइन है तो एल्काइन ही रहेगा। क्योंकि अगर उनका नेचर चेंज हो गया तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर चेन आइसोमर ना होकर वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने चेन आइसोमर के बारे में जाना। अपने जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, पोजीशन आइसोमर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम सिर्फ इसमें चेन आइसोमर का डिस्कशन करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग पोजीशन आइसोमर के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद।